कोई भी चुनाव जीता या हारा कैसे जाता है, अक्सर इसका जवाब हमें पूरे देश के विश्लेषण में नहीं मिलता, बल्कि एक एक सीट की कहानी में, उसकी जमीन की हकीकत में छिपा होता है। आज हम असम के डेरगांव विधानसभा क्षेत्र की गहराई से पड़ताल करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक सीट का विश्लेषण नहीं है, ये समझने का एक ब्लूप्रिंट है कि जमीनी स्तर पर लोगों के बीच राजनीति असल में काम कैसे करती है। चलिए शुरू करते हैं। ये है असम, और यहीं जोरहाट जिले के हरे भरे चाय के बागानों के बीच बसा है डेरगांव। किसी भी बड़ी राजनीतिक कहानी को समझने के लिए हमें जमीन के करीब जाना ही पड़ता है। तो डेरगांव हमें वो लेंस देता है जिससे हम असम की राजनीति की उलझी हुई परतों को बहुत करीब से देख पाएंगे। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जमीनी हकीकत यानी आंकड़ों को देखेंगे, फिर डेरगांव के राजनीतिक उतार चढ़ाव को समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों के असली मुद्दे क्या हैं, एक चुनावी अभियान की बनावट कैसी होती है, और इन सब से सीखकर शासन का एक बेहतर ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जा सकता है। ये सफर आंकड़ों से शुरू होगा और एक बड़े मकसद पर जाकर खत्म होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नींव की, यानी आंकड़ों की, क्योंकि हर राजनीतिक कहानी की शुरुआत कहीं न कहीं संख्याओं से ही होती है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये डेरगांव के लोगों की आवाज हैं, उनकी उम्मीदें हैं और उनकी पसंद नापसंद की कहानी भी। 2021 में डेरगांव में कुल मिलाकर 1,74,870 रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ये आंकड़ा हमें इस ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के पैमाने का अंदाजा देता है, जहां हर एक वोटर तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, वोटर टर्नआउट 76% से भी ज्यादा। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि डेरगांव के लोग अपनी राजनीति को लेकर कितने सजग और कितने सक्रिय हैं। वो सिर्फ तमाशा देखने वाले नहीं हैं, बल्कि इस खेल के बहुत अहम खिलाड़ी हैं। और ये देखिए, यही है वो आंकड़ा जहां सारी कहानी छिपी है। 2021 में इंडियन नेशनल कांग्रेस लगभग 9.5% के मार्जिन से हारी। अब वोटों में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है लगभग 8 से 9 हजार वोट। ये दिखाता है कि नतीजा कितना करीबी था और कैसे मतदाताओं के एक छोटे से समूह ने पूरे चुनाव का रुख ही बदल दिया। जीत और हार अक्सर इसी छोटे से फर्क में छिपी होती हैं। अच्छा, अब जब हमने बुनियादी आंकड़े देख लिए हैं, तो आइए डेरगांव के राजनीतिक इतिहास और उसके सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। क्योंकि चुनाव सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं होता, ये सालों से चले आ रहे पैटर्न और सामाजिक बदलावों का नतीजा होते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये डेरगांव की राजनीतिक बेचैनी को बड़े साफ तरीके से दिखाती है। 2011 में कांग्रेस की एक तरफा जीत, फिर 2016 में असम गण परिषद की तरफ एक बड़ा झुकाव। यहाँ का एक पैटर्न बहुत साफ है। यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। वो काम के आधार पर, प्रदर्शन के आधार पर अपना मन बदलता है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी यहाँ एक स्थायी फैक्टर है। अब इस निर्वाचन क्षेत्र की बनावट को समझिए। लगभग 11.5% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जो एक आरक्षित सीट होने के नाते एक बहुत मजबूत आधार है। लेकिन असली खेल चाय बागान के मजदूरों के वोटों में है, जो 15% से भी ज्यादा हैं। ये पारंपरिक रूप से स्विंग वोटर रहे हैं। उनकी वफादारी जिस तरफ जाती है, चुनाव का नतीजा भी उसी तरफ झुक जाता है। और यही हमें याद रखना चाहिए कि हर एक वोटर की गरिमा और सम्मान हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है। राजनीतिक संवाद की जिम्मेदारी यही है कि वो हर समूह तक अपनी बात सम्मानपूर्वक पहुंचाए, न कि सिर्फ वोट के लिए। ये 2021 के चुनाव की आखिरी तस्वीर है। फाइनल स्कोर कार्ड। एजीपी को 48% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस लगभग 39% पर आकर रुक गई और करीब करीब 13% वोट दूसरे उम्मीदवारों और नोटा में बट गए। ये हमें वो स्टार्टिंग पॉइंट देता है जहां से किसी भी नई रणनीति को अपना काम शुरू करना होगा। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव का आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरे दशक की कहानी है। 2011 में 56% से गिरकर 2021 में लगभग 39% पर आ जाना कांग्रेस के लिए ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये अपनी जनाधार में एक बहुत बड़ी सेंध है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ये वोटर आखिर गए कहाँ और क्यों गए। अभी तक हमने पार्टियों और वोटों की बात की, लेकिन राजनीति का असली केंद्र तो जनता होती है। तो चलिए अब अपना ध्यान पार्टियों से हटाकर लोगों पर लाते हैं। डेरगांव के लोग असल में चाहते क्या हैं? उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? ये सबसे सीधा लेकिन सबसे ताकतवर सवाल है। जब कोई नेता इस सवाल का जवाब ईमानदारी से खोजना शुरू करता है, तभी असली जन केंद्रित राजनीति की शुरुआत होती है।
तो डेरगांव के लोग आखिर चाहते क्या हैं? जमीन से मिले संकेत 3 प्रमुख मुद्दों की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहला, चाय बागान के मजदूरों की दिहाड़ी और उनकी सामाजिक सुरक्षा। ये उनकी गरिमा और उनके जीवन का सवाल है। दूसरा, असमिया पहचान और उनकी आजीविका का संरक्षण। और तीसरा मुद्दा, जो लगभग हर घर को छूता है, युवाओं के लिए स्थानीय नौकरियों की कमी और बेरोजगारी। ये कोई किताबी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की कठोर सच्चाइयां हैं। अच्छा, जब हम लोगों के मुद्दे समझ जाते हैं तो अगला कदम होता है किसी भी अभियान के अपनी ताकत और कमजोरियों को परखना। कोई भी अभियान हवा में नहीं चलता, उसे अपनी अंदरूनी ताकतों और कमजोरियों के साथ साथ बाहर के मौकों और खतरों को भी समझना पड़ता है। ये स्वॉट विश्लेषण किसी भी अभियान का एक 360 डिग्री व्यू देता है। ताकत क्या है? एक मजबूत स्थानीय उम्मीदवार और पुराना ग्रामीण नेटवर्क। लेकिन कमजोरी भी है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कम है, फंड की कमी है और वोटरों के साथ आखिरी संपर्क कमजोर है। मौका कहाँ है? मौजूदा सरकार के अधूरे वादों से पैदा हुई नाराजगी में। और खतरा, प्रतिद्वंदी के मजबूत केंद्रीय नेतृत्व और ध्रुवीकरण की राजनीति से। अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखिए, राजनीति सिर्फ पार्टी और उम्मीदवार तक सीमित नहीं होती, उस पर राज्य की राजनीति का असर पड़ता है, चाय बागानों की आर्थिक हालत का असर पड़ता है, अलग अलग सामाजिक समूहों की मांगों का, बढ़ते सोशल मीडिया का, बाढ़ जैसी कुदरती आफतों का और चुनावी कानूनों का। ये सभी बाहरी ताकतें हैं जो असर डालती हैं। एक कामयाब रणनीति इन सब को ध्यान में रखकर ही बनती है। विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ विश्लेषण काफी नहीं होता। असली काम तो विश्लेषण को एक्शन में बदलना है। तो अब हम डायग्नोसिस से आगे बढ़कर एक प्रैक्टिकल प्लान की तरफ बढ़ेंगे। एक ऐसा रोड मैप जो आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर आधारित हो। एक सफल अभियान एक बहुत ही सुनियोजित प्रक्रिया होती है। ये D90 यानी चुनाव से 90 दिन पहले शुरू होता है। पहले 30 दिन जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने और लामबंदी के लिए होते हैं। अगले 30 दिन अभियान को तेज करने के लिए, फिर मीडिया और रैपिड रिस्पांस का दौर आता है। और आखिरी के 10 दिन सिर्फ एक चीज पर फोकस होते हैं, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाना। इस ब्लूप्रिंट में उम्मीदवार का रोल सबसे अहम है। उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि समुदाय का एक हिस्सा बनना होगा। स्थानीय यूनियनों से जुड़ना, मैनिफेस्टो में लोगों की समस्याओं को जगह देना और सबसे जरूरी, हर रोज लोगों के बीच जाकर सीधे उनकी बात सुनना। क्योंकि विश्वास हवा में नहीं बनता, विश्वास जमीन पर लोगों के बीच जाकर बनाया जाता है। लेकिन उम्मीदवार अकेले चुनाव नहीं जीत सकता। केंद्रीय पार्टी, जिसे हम हाईकमान कहते हैं, उसे भी अपना रोल निभाना होता है। सही समय पर फंड देना, बड़े नेताओं को प्रचार के लिए भेजना और डेटा एनालिसिस में मदद करना। यहीं पर एक बात और ध्यान देने वाली है। आज के दौर में जब डेटा का इस्तेमाल होता है तो भारत के DPDP कानून के तहत हर नागरिक की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। पार्टी का काम ये भी है कि वो स्थानीय अभियान को राष्ट्रीय स्तर से पूरी मदद दे, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर। और अब चलिए इस पूरी चर्चा को एक चुनाव जीतने की रणनीति से ऊपर उठाते हैं और शासन के बड़े सिद्धांतों तक लेकर जाते हैं। क्योंकि आखिरकार राजनीति का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। ये वाक्य इस पूरी कवायद का सार है। डेटा, रणनीति, अभियान, ये सब सिर्फ साधन हैं, सिर्फ औजार हैं। असली लक्ष्य तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाना है जो हर एक नागरिक की गरिमा और उनकी आजीविका को अपने केंद्र में रखे। तो सवाल ये नहीं है कि चुनाव कैसे जीता जाए, असली सवाल ये है कि डेटा को शासन में कैसे बदला जाए। और इसका जवाब हमेशा एक ही होता है, आसमान की तरफ देखने से पहले जमीन की आवाज सुनकर। क्योंकि हर नेता को पहले अपनी मिट्टी की हकीकत समझनी पड़ती है। देरगांव की ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि हर निर्वाचन क्षेत्र की अपनी जमीनी सच्चाई क्या है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पे संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।